हेलो, मेरा नाम ऋषिता है और आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी जंतुओं और पादप में परिवहन अर्थात छोड़ अन्य प्राणियानों परिवहन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सब पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसे रुधिराभिसरण तंत्र भी कहते हैं। इस तंत्र के कई पार्ट्स हैं, कई भाग हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि रक्त यानी खून, रुधिर या लहू, जिसे इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं, हमारे शरीर के वजन का 7% हिस्सा होता है। यह हमारे शरीर के अंदर दौड़ने वाला लाल रंग का तरल पदार्थ यानी द्रव्य या प्रवाही या फ्लूइड होता है। यह पचित भोजन यानी पचे हुए खाने मतलब डाइजेस्टेड फूड को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन या नानु अंतरणु भी कहते हैं, से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों यानी लंग्स या फेफड़ों से ऑक्सीजन भी रक्त ही कोशिकाओं तक ले जाता है। कोशिका मतलब सेल्स। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। क्या आप जानते हैं कि यह रक्त किन चीज़ों से निर्मित होता है? रक्त के कई भाग होते हैं। रक्त एक द्रव्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। रक्त का तरल भाग ये प्लाज्मा कहलाता है। निलंबित मतलब सस्पेंडेड। रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें से एक है लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी, जिन्हें लाल रक्त कण भी कहते हैं। इनके अंदर एक लाल वर्णक या कण मतलब पिगमेंट या रंग द्रव्य होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला ऑक्सीजन को अपने साथ बांधे रखता है, जिसके कारण हम ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अंगों तक ले जा सकते हैं। यह एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन उन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है जहां पर उसकी आवश्यकता होती है, तो दूसरे केमिकल रिएक्शन द्वारा वह हीमोग्लोबिन से मुक्त हो जाता है और वह कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकती हैं। हीमोग्लोबिन की रक्त में कमी होने पर शरीर के अंगों तक कुशलतापूर्ण रूप से ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स या WBC या श्वेत रक्त कण भी होते हैं। यह हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं यानी पैथोजन मतलब रोग कारक को नष्ट करती हैं। आप सभी को कभी न कभी चोट तो लगी ही होगी और आपने उस समय अगर गौर किया हो तो चोट में थोड़ी सी देर खून निकलने के बाद उस जगह पर गाढ़े लाल रंग का थक्का जम जाता है। थक्का बनने की प्रक्रिया को क्लॉटिंग या गठाई जमना भी कहते हैं और यह पिट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स की वजह से होता है। प्लेटलेट्स का शरीर में यही काम होता है कि वो किसी भी जगह पे चोट या इंजरी को क्लॉट कर सकें। अब हम जान चुके हैं कि रक्त क्या होता है, तो अब देखते हैं कि इस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया कैसे जाता है। यह कार्य शरीर में करती हैं रक्तवाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। अंतः श्वसन यानी इनहेलेशन के दौरान जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो फेफड़े ऑक्सीजन से भर जाते हैं। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त पहले हृदय में जाता है, फिर हृदय यानी हार्ट इसे धमनियों यानी आर्टरीज द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजती हैं। अब हम पढ़ते हैं इन धमनियों के बारे में। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ यानी दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। कहने का मतलब
क्योंकि आर्टरीज़ में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इस वजह से आर्टरीज़ की वॉल्स की थिकनेस और फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। क्या आपको पता है कि आप धमनियों में रक्त के प्रवाह को कुछ विशेष स्थानों पे शरीर के बाहर भी अनुभव कर सकते हैं? अपनी दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। यहाँ पर आपको स्पंदन महसूस होगा। यह स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर या पल्स रेट कहलाती है। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का रेस्ट के टाइम पे पल्स रेट 72 से 80 के बीच होता है। यह तो हो गई धमनियाँ। आगे हम पढ़ते हैं शिराओं के बारे में। वे रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, शिराएं यानी वेन्स कहलाती हैं। शिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती हैं, यानी वेन्स की वॉल्स की थिकनेस कम होती है। शिराओं में ऐसे वैल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये जो वॉल्व हैं ये इस तरफ मुड़े हुए हैं, ये इस डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं। तो खून जब इधर जाता है तो ये खुल जाते हैं, पर जब खून इधर से आ रहा होता है तो फिर ये इस तरफ प्रेशर लगने की वजह से बंद हो जाते हैं और खून नीचे नहीं जा पाता। अब बचता है परिसंचरण तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, हृदय। हृदय यानी हार्ट एक मोटर की भांति लगातार रक्त को पंप करता रहता है। हृदय में पाए जाने वाले ऊतक यानी पेशियां या टिश्यूज किसी भी व्यक्ति के या जीव के पूरे जीवन काल तक बिना रुके कार्य करते हैं। हृदय वृक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी या छाती पोलांड में स्थित होता है और इसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। इसका साइज लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को साथ में मिलने से रोकने के लिए हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद यानी एट्रियम या कर्णक और निचले कक्ष निलय यानी वेंट्रिकल कहलाते हैं। इन कक्षों के बीच विभाजन दीवार होती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त फुफ्फुस यानी पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन द्वारा हृदय की ओर जाता है। वहां से वह धमनियों द्वारा शरीर की ओर जाता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय में जाता है, जहां से वह फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। हृदय स्पंद को स्टेथोस्कोप नामक यंत्र की मदद से सुना जा सकता है, जिसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं आपकी हार्ट बीट सुनने के लिए। अब हम देखते हैं कि जंतुओं में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कैसे होता है। मानवों में यह उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा होता है। जब रक्त वक यानी किडनी से या गुर्दे से गुजरता है तो उसमें पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ छन के अलग हो जाते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र यानी यूरिन के रूप में हटा दिए जाते हैं। किडनी यानी वक्कों से मूत्र वाहिनियाँ यानी यूटेरस या से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय का मतलब होता है यूरिनरी ब्लैडर। मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं और इससे मूत्र शरीर के बाहर निकलता है। क्या आपको पता है कि कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य
उत्पाद होते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गर्मियों में कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं? इनका कारण होता है पसीना या स्वेद। स्वेद में जल और लवण यानी सॉल्ट्स होते हैं। इन्हीं सॉल्ट्स की वजह से ये सब दाग धब्बे पड़ते हैं। सफ़ेद कपड़ों पे पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यह स्वेद यानी स्वेट हमें ठंडा रखने में भी मदद करता है। कभी कभी कुछ व्यक्तियों के वक यानी किडनी काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा चोट या बीमारी की वजह से हो सकता है। ऐसी हालत में शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया में रुकावट आती है। अगर हम बाहरी रूप से ऐसे व्यक्ति के रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को हटाएं तो उनके जीवन में वृद्धि संभव है। इस प्रक्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। अब बात आती है पौधों में पदार्थों के परिवहन की। पौधों में परिवहन दो प्रकार का होता है। एक होता है जल और खनिज का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पादप मूलों यानी जड़ों मतलब रूट्स द्वारा जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। मूलों में मूलरोम यानी रूट हेयर होते हैं। यह मूलरोम जल में घुले हुए खनिज और पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं जो संवहक ऊतक की बनी होती हैं। जल और पोषक तत्वों के संवहन के लिए वनस्पतियों में जो संवहक ऊतक होते हैं उन्हें जाइलम कहते हैं। पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह संवहन ऊतक फ्लोएम के द्वारा होता है। पादपों यानी वनस्पतियों में परिवहन की दूसरी प्रक्रिया है वर्षोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमाटा से वशोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वशपित हो जाता है, अर्थात जो जल पौधे के लिए ज़रूरी नहीं होता, ट्रांसपिरेशन की वजह से वह इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे जल को जड़ों से लेते हैं, पर जो सारा जल वो लेते हैं वह उनके लिए उपयोगी नहीं होता। इसके कारण वह उसे ऊपर भेजते हैं पत्तियों की तरफ। पत्तियों की सतह पर स्टोमाटा यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र भी कहते हैं। इन छेदों के द्वारा यह पानी बाहर निकलता है सतह पे और ये भाप बन के हवा में उड़ जाता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन या वसोत्सर्जन कहते हैं। इसको गुजराती में रक्तपित्त भी कहते हैं। इसके कारण एक खिंचाव पैदा होता है। जब पत्तियों में से पानी निकलता है या पानी उड़ता है तो वहाँ पे खाली जगह हो जाती है, जिसकी वजह से खिंचाव होता है और इस खिंचाव के कारण नीचे से और पानी सोखना पौधे के लिए आसान हो जाता है। इसी खिंचाव के कारण लंबे लंबे पौधों में भी नीचे से ऊपर तक पानी आसानी से जा सकता है। यहीं पे हमारा आज का पाठ खत्म होता है। अपने कोई भी प्रश्न या डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।